भारत माता की। गुरुओं की धरती पांवटा साहिब को मेरा नमन। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह अपने जीवन के 10वां हिस्सा रहे, 4.5 साल यहीं पर रहे थे। भगवान परशुराम की धरती भी है। मुझे बहुत खुशी है कि इस पावन धरती पे मुझे आने का मौका मिला। जैसा कि अभी नोटी जी ने कहा कि ये पावन धरती ऐसी है, इस पे कोई आता नहीं, इसको बुलाया हुआ आता है। तो मुझे लगता है मेरा बुलावा था, आज का दिन लिखा था, तो मुझे आने का मौका मिला। मंच पर उपस्थित आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ साथियों को और सामने बैठे हुए सभी लोगों को, सभी भाइयों को, बहनों को, सबको मेरा नमस्कार। भारत माता की। एक बार जोर से बोलिएगा, भारत माता की। आज मैं आप लोगों को भाषण नहीं दूंगा, आप लोगों से बातचीत करूंगा। आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप हाथ उठाइएगा, एक आदमी माइक लेके आएगा, अपना प्रश्न पूछना, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नीचे है माइक, उनके पास है। हाथ खड़ा कर लीजिए कोई। देव जी, इनको देव आपके साथ खड़े हैं, खड़े होके पूछो। जोर से बोल विजय सर, जोर से बोल सर। मैं पूछना चाहूँगा कि आपके पास हिमाचल के लिए क्या विजन है? नहीं, ठीक है। और भी कुछ? देखो, हिमाचल प्रदेश एक वो पवित्र धरती है, देवभूमि कहते हैं इसे, जिसको भगवान ने फुर्सत में बनाया। दुनिया में सबसे सुंदर खूबसूरत जगह बनाई। हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी सुंदर जगह बनाई, इतने पहाड़, नदियाँ, पानी, झरने, सब कुछ दिया, जंगल दिए, अच्छे लोग दिए। बस मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो प्रति व्यक्ति आय है, जो हिमाचल के लोगों की इनकम है, वो देश के अंदर कौन से नंबर पे होनी चाहिए? हिंदुस्तान के अंदर 1 नंबर पे होनी चाहिए ना, पर है नहीं। 2 पे भी नहीं है, 5 पे भी नहीं है, 10 पे भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश की इनकम 14वें नंबर पे आती है। आम आदमी पार्टी का विज़न है कि हिमाचल की इनकम को 1 नंबर पे लेके आएंगे। ये कहते हैं ना, गरीब के लिए ये करेंगे, गरीब के लिए वो करेंगे। नहीं, हम गरीबी ख़त्म कर देंगे। अरे भाई, जब इनकम बढ़ेगी, प्रदेश में सबकी इनकम बढ़ेगी, तो गरीबी रखने की ज़रूरत क्या है? नेताओं को गरीबी चाहिए। अगर गरीबी रहेगी तो लोग आगे पीछे घूमेंगे, अगर गरीब नहीं रहेंगे तो आगे पीछे घूमने वाले लोग मिलेंगे नहीं। हमारा विज़न है कि हिमाचल प्रदेश एक आदर्श राज्य बने। जितना सुंदर, जितना खूबसूरत, जितनी फुर्सत से भगवान ने इसे बनाया, उसको हम आगे बढ़ाएं। भगवान की इस चीज़ को ऐसी बनाए कि देश में नहीं, दुनिया में इसका नाम हो। यहाँ पर बेरोज़गारी नाम की चीज़ ख़त्म हो जाए, हर आदमी खुशहाल हो, हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, स्वास्थ्य के लिए किसी को भटकना ना पड़े, कृषि के लिए, बाकी आपके बहुत सारे काम है, वो है टूरिज़्म है, उन सब के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमारा विज़न है कि हिमाचल का समग्र विकास होने की ज़रूरत है और उसको नंबर 1 पे लाने की ज़रूरत है। कोई और? हाथ खड़ा कर लीजिए, हाथ खड़ा करो। उधर है, उधर पीछे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस साल में हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है, इसमें आगे और बढ़ रही है, और इसमें जो एकता है वो थोड़ी कमी हुई है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये एकता जो है ये और ज़्यादा और मजबूती से बढ़ जाए। धन्यवाद। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, परंतु ऐसा है, देखो ऐसा लगता है सब एक है। देखो, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, वो दोनों अलग अलग पार्टी होके एक है। बीजेपी और कांग्रेस एक है, तो आम आदमी पार्टी तो एक है ही है, उसमें कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट। हाँ जी, अगला कोई प्रश्न पूछेगा?
अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम आसिफ खान है। What about the old marriage scheme? आप क्या करते हैं? स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट। अच्छा, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी की जांच कर रही है और उचित समय आने पर इसके बारे में डिक्लेरेशन करेंगे। ये अभी जगह नहीं है जहाँ पे डिक्लेयर कर सके कुछ भी। हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और सही समय आने पे डिक्लेयर करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट। माइक निकल नहीं सकते बैठे करेंगे सर। नहीं, खड़े हो गए। जैन साहब को नमस्कार। हाँ जी, किधर से आवाज़ आ रही है? मेरा नाम नरेंद्र परमार है जी। मैं कोटा साइड के पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। आम आदमी पार्टी में हम सभी लोग जुड़े हैं सर। हमारा सभी का एक मत सभी का कंफर्म है कि हम लोग एक सत्ता परिवर्तन और एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए जुड़े हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आने वाले समय में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी का जो प्रचार का स्तर है वो बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका है, और जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है आम आदमी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो बहुत ही धीरे से चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसमें तेजी लाई जाए और हम लोगों को जो भी जिम्मेवारी मिलेगी हम दिन रात पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। थैंक यू सर। देखो, ऐसा है, जो इन्होंने सवाल उठाया ना, उनका प्रचार करने का तरीका अलग है, हमारा थोड़ा अलग है। हम एक एक आदमी से बातचीत कर रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। आप क्या समझते हो यहाँ पे जो लोग 500-700 लोग बैठे हैं, ये 500-700 नहीं है। एक आदमी जो बात समझ में आ जाएगी ना, कम से कम 100 लोगों को बताएगा, समझाएगा। पंजाब के अंदर 6 महीने पहले हमारी पार्टी का कहते नामो निशान ही नहीं था इलेक्शन से पहले, और 6 महीने के अंदर अंदर क्या हुआ। अभी देखो, बिल्डिंग की फाउंडेशन बन रही है। फाउंडेशन जब बनती है तो बिल्डिंग दिखाई नहीं देती, जब दिखती है तो एकदम से दिखाई देती है। चिंता मत करो, फाउंडेशन मजबूत बनेगी ना तो बिल्डिंग भी बुलंद बनेगी। आप सभी से एक अनुरोध है, आपको जो विकास से संबंधित है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, दुनिया में सबसे अच्छा, और पंजाब में उसका अनुसरण हो रहा है। उससे संबंधित सवाल पूछे, जो संगठन के सवाल है, जो और बातें वो हम और फोरम पे पूछेंगे। आज ये जन संवाद है तो उससे रिलेटेड जो आपकी जिज्ञासा है वो पूछे। नोटिस जी, पूछने दो, जो भी पूछना चाहे पूछे, कोई बात नहीं है। हाँ जी, बताइए। मेरा नाम हरबंस सिंह है, जो मैं अभी आम पार्टी से जुड़ा हूँ। सर, मेरा सवाल है कि बिजली हमारी है और पानी भी हमारा है और हमको ही नहीं मिलता, इसका क्या कारण है? 10 मिनट के बाद कट सकता है और लो वोल्टेज हर जगह है, इसका क्या निवारण है? अब देखो, हिमाचल प्रदेश में पानी की कमी है क्या? भगवान ने तो खूब दिया, पर आपके नल तक आते आते कम हो जाता है ना। भगवान ने तो खूब सारा पानी दिया है। अब यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पानी से बिजली बनती है ना, पता है कितनी बनती है? इतनी सारी बनती है। और हिमाचल को कितनी चाहिए? इतनी सी चाहिए। अभी तक का रूल था कि 12% जो बिजली बनेगी उसका 12% हिमाचल को फ्री मिलेगा। पता है सबको ये?
नहीं पता, मैं बताया 12% बिजली फ्री मिलनी थी। और हिमाचल की जितनी डिमांड है, सारी टोटल डिमांड है, वो फ्री बिजली से पूरी हो जाती। मतलब एक पैसा भी नहीं लगता आपको, पूरे हिमाचल प्रदेश को फ्री में बिजली मिलती है। इन्होंने क्या किया, जो 12% था ना, 12 था या 10 था, जो भी था, उसको क्या किया कि भाई अब 10 साल तक 12% नहीं लेना। क्या कहते हैं, 10 साल तक कुछ नहीं लेंगे, उसके बाद 12 नहीं 18% लेंगे। दूसरी तरह समझाता हूँ, आप रोज़ 4 रोटी खाते हो, आपको कहे 4 महीने नहीं खाओगे, उसके बाद आपको 6 रोटी मिलेंगी, ठीक है? 4 महीने भूखे रह लोगे। ये कराया सरकार ने, जनता को पता ही नहीं चला, कह दिया कि 10-12 साल तक एक यूनिट बिजली देने की जरूरत नहीं फ्री में, और बाद में कौन सा देंगे वो? अगर यही रहे ना, बीजेपी कांग्रेस वाले जनता को फ्री बिजली नहीं देंगे, उनको कुछ नोट देंगे बस। क्या कहेंगे, अब क्यों देनी, आज तक नहीं दी, आगे क्यों देनी? अरे भाई 12% पहले मिल रही थी तो 12% मिलती रहती, हिमाचल के अंदर बिजली की कमी होती नहीं। इन्होंने जानबूझ के करी है ये, इसलिए एक बारी हटा के देखने की ज़रूरत है। अगर एक बारी हटाओगे नहीं ना, इनके अंदर के पता नहीं लगे अंदर क्या क्या गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। एक तो पता लग गई हमारे को बिजली के बारे में, यहाँ की जनता को पता ही नहीं बात, सारे लोग क्या हमें नहीं पता। ये एक बारी दोनों को घर भेज दो, आम आदमी पार्टी आएगी, देखना इनको सीधा करेंगे। इधर दो, इधर इधर, आगे आगे आगे। बीजेपी की हमने पेड़ लगानी है यहाँ पे, मैं डायरेक्टर कहता हूँ, मैं 40 साल बीजेपी में रहा हूँ, लेकिन कोई इज्जत पार्टी में तो नहीं हूँ। आज दुखे मन से मैं आपके यहाँ वादम थी, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। आपकी पार्टी के 4 कागजारी चाहिए बैठे हैं, इनको कसम उठाओ, इसको पार्टी टिकट दे देगी, इसको केजरीवाल टिकट दे देगा, सब उसका समर्थन करेंगे। ऐसा है जी, एक बार सुनो, जितने भी मंच पे बैठे हैं, आज मैं यहाँ से टिकट का अनाउंसमेंट करके जाऊँगा, चिंता मत करना। मेरी टिकट के अनाउंसमेंट के बाद पार्टी में छोड़ना, अभी छोड़ के जाओ, जिसने छोड़ना है अभी जाओ। अगर किसी को भी आपको लगता हो कि भाई साहब टिकट इसको मिल गया, इसको मिल गया, इसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, या मेरे आदमी को क्यों नहीं मिला, उस पार्टी की इस पार्टी में जरूरत नहीं है, उस आदमी की जरूरत नहीं है हमारे को। और देखो दूसरी बात भाई साहब, टिकट की इच्छा करना कोई गलत काम नहीं है, आप भी कर सकते हो। आम आदमी पार्टी में इसमें कोई बुराई नहीं है, पर जिसको एक को दे देंगे, बाकी 100 कुछ नहीं कहेंगे कि हाँ जी आप आपके साथ हैं। नेक्स्ट, हिमाचल में सरकारी घटना बढ़ चुका है, अगर जिसकी जड़ें खत्म होना बहुत मुश्किल। मैंने सीएम को भी लेटर लिखे, प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखे, भाई नेम लेटर, लेकिन उन्होंने कसम फाड़ दिया किसी के लेटर का जवाब नहीं देना। ये तो लोग तो बैठे वैसे ही बातें हवा में बातें करें, लेकिन मैं तथ्यों के साथ बात कर लूँगा। मेरे पास रिकॉर्ड है, एक बेचारा पटवारी वो उसको 5,000 रुपये देकर पकड़ लेते हो, उनको अंदर का नहीं, लेकिन जिन्होंने करोड़ों को घोटाले करके उनको कोई हक नहीं। उनको हमारे सुखराम चौधरी जी हैं जो ऊर्जा मंत्री, उनको इतना भ्रष्टाचार बहुत मिला, मैंने करोड़ों के भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड है उसका। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप उसके ऊपर क्या करेंगे? आपकी बात बिल्कुल सत्य है। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर कोई मंत्री भ्रष्टाचार करे, पंजाब में हमारे एक मंत्री ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश करी, भ्रष्टाचार हुआ नहीं था, उसने किसी से पैसे मांग लिए, तो क्या किया उसके साथ, बर्खास्त किया और जोर से बोलो, जेल भेजा। आपके यहाँ पर
अभी कोरोना के काल में स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा घोटाला किया, पीपी किट की जगह रेनकोट दे दिए थे ना, और सैनिटाइज़र की जगह पता नहीं क्या दे दिया। अब उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनको क्या करना चाहिए था, तो उन्हें क्या कर दिया, प्रमोशन कर दी। क्या किया, विधानसभा अध्यक्ष बना दिया। अभी एक घोटाला हुआ, भर्ती घोटाला, पेपर लीक कर दिए, सैकड़ों करोड़ का घोटाला कर दिया। उस मंत्री के साथ क्या होना चाहिए था, जेल। भेजेगा कौन, अरे जिसने भेजना था वही है, घोटाला करने वाला। देखो जी, इस बीमारी का एक ही इलाज है, क्या है, बस। थैंक यू। नेक्स्ट। नमस्कार जी, सबसे पहले आपका बड़ा साहब में बहुत बहुत स्वागत। मैं यहाँ बैनाल गाँव से पिछले 4-5 साल से मैं फॉरन रहता हूँ। वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई की, वहीं पे मैं काम कर रहा हूँ। और अब वहाँ की सरकार ने, चलो वहाँ का मेरे को नागरिकता तो मैंने नहीं ली, पर वहाँ का रेसिडेंसी मुझे मिल गई। तो मैं तुलना तो नहीं करना चाहता, पर जैसे कि आपने बताया कि बाहर के दिल्ली में आकर एक इंस्पिरेशन दिल्ली बन रही है, और वहाँ के लोगों को भी मैं ये सच्ची बात बताना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग ये पूछते हैं कि तुम्हारी सरकारों के बीच में क्यों नहीं बनती, कि स्टेट और सेंटर के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो हमें उनको समझाना पड़ता है कि स्टेट के अफेयर्स डिफरेंट है और सेंटर के डिफरेंट है। चलो वो अलग बात, पर यहाँ की जो मैं जैसे कि ज्योति जी ने बात करी कि यहाँ की हम अगर बात करें, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी फसल का सीजन था, जिम्मेदारी फैमिली से है, हमारे फादर साहब ने हमको बाहर भेज दिया था जब देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, भविष्य नहीं है बच्चों का। तो अभी खेतों में आग लगती है, और मेरे ख्याल से 20-25 बीघे की हमारी जो भूस है वो जल के सुहा हो गया, उसका खत्म हो गया। बल्कि नौटी जी भी आए और भी आम आदमी के पार्टी के सदस्य आए वहाँ पे। तो जो फायर ब्रिगेड है वो आती है 2 घंटे बाद उस भूस को अपना बुझाने के लिए, जबकि वहाँ के गांव के सदस्य लोगों ने पहले ही उसको बुझा दिया था। 2 घंटे बाद वो आती है, और वो जो आग जंगल में लगी थी वो भी 10 मिनट तक वो बुझाते और वो चली जाती है, कहते जी इमरजेंसी कॉल आ गई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार यहाँ पे बनती है, हमें दिल्ली का इतना प्रैक्टिकल, इतना इन डेप्थ अभी नॉलेज नहीं है, पर आपकी विजन क्या कहती है कि अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, अब जैसे कनाडा के अंदर एक फायर अलार्म भी बजता है तो 5 मिनट में एम्बुलेंस खड़ी है, 5 मिनट में फायर ब्रिगेड खड़ी है। अब आपके पास इतना बड़ा मंत्रालय, मैं बस थोड़ी सी विजन की भाई यहाँ पे ऐसा सिस्टम हो सकता है कि 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस, और क्योंकि पूरे पौंटा साहब पूरे क्षेत्र में 3 फायर ब्रिगेड है यहाँ पे, और वो भी पता नहीं कहाँ 25-30 किलोमीटर दूर। ये नहीं, अभी पहले हम 3 देखते थे वहाँ पे मालवा बॉर्डर पे स्कूल बस में बैठ के, अब 1 होगी। तो अब फ्यूचर हम देखें आम आदमी का, अब आम आदमी की हमारी सरकार बने, आपकी सरकार बने, तो वो एम्बुलेंसेस, वो फायर ब्रिगेड्स में हम डेवलपमेंट देख सकते हैं। एजुकेशन तो चलो बाद में वो सिसोदिया साहब अगर यहाँ पे आए तो हम उनसे पूछ लेंगे, पर इस चीज़ में अगर आप थोड़ी सी अपनी रोशनी डाल दें तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखो जी, अगर आग लग गई और आग लगने के बाद बुझ भी गई, उसके बाद फायर ब्रिगेड गई तो क्या फ़ायदा। एक फायर ब्रिगेड टैंक से काम नहीं चलने वाला, टैंकर से काम चलने वाला नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है हर असेंबली में कम से कम 4-5 तो होने चाहिए। दिल्ली के अंदर हमारी फायर ब्रिगेड भी, एम्बुलेंस भी 10 मिनट से पहले पहुंच जाती है, और यहाँ पर भी 10 नहीं तो 15 मिनट के अंदर ज़रूर पहुंच जाएगी। इसका हम इंतजाम कर देंगे। मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि मेरा नाम गोल्डी है, मैं सुरपुर से रहने वाला हूँ। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, मेन जो बात है, बेरोजगारी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है,
बेरोजगारी कैसे दूर होगी? लोग शिक्षा से होगा। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो कुछ भी काम कर सकता है, पढ़ा लिखा बंदा बहुत से निकल गया उसके बाद कुछ भी कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि जो स्कूलों की जो हालत है अभी क्या है कि कोई गरीब घर का बच्चा भी है प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता है, सरकारी स्कूल में वो नहीं जाना चाहता। सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है कि पता नहीं कब बारिश में कब लेंटर गिर जाए, कब क्या हो जाए, बहुत हालत खस्ता है। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, सरकारी स्कूलों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हर गरीब आदमी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चे को। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे। गोल्डी जी, हम हिमाचल में आम आदमी पार्टी बनेगी, हर बच्चे के लिए सुनिश्चित करेंगे अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। और अच्छा स्कूल कौन सा होगा? प्राइवेट से भी अच्छा सरकारी स्कूल होगा। दिल्ली के अंदर 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में नाम लिखवा लिया है। और गोल्डी जी ने प्रश्न नहीं पूछा, इन्होंने जो बताया सॉल्यूशन बताया है। अगर शिक्षा अच्छी होगी तभी तो नौकरी लायक बनेंगे बच्चे, नहीं तो डिग्री मिल गई नौकरी के लायक तो बने नहीं। तो अच्छी शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। और नेता लोग डिग्रियां तो बांटना चाहते हैं, शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। अगर सब शिक्षित हो गए तो नेताओं के पीछे कौन घूमेगा? वो तो अपने काम धंधे में लग जाएंगे। हम नहीं चाहते कोई पीछे पीछे घूमे। हम चाहते हैं हमारे बच्चे अपना परिवार अच्छी तरह से पालें, अच्छा रोजगार करें, खुद नौकरी करें, दूसरों को नौकरी पे रखें, ताकि हिमाचल प्रदेश से बेरोजगारी का जो ये रोग है ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो। पास में चलो, पास। हेलो। हाँ जी। सर जी नमस्कार। सर जी मेरा एक सवाल है आपसे। हमारे यहाँ पर कम से कम 2000 ट्रक है सर, और उन 2000 ट्रक में से हमारी कम से कम 500-600 गाड़ी ड्यूटी जाती है सर। ये दिल्ली आप मेरे को ये बताइए ट्रैफिक है जो ट्रैफिक पुलिस और सर अपना जो 5 नंबर वाले हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है या दिल्ली वाले के अंडर है? ये दिल्ली के अंदर बड़ा अजीब सा कहानी है। दिल्ली सरकार नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, पूरा राज्य नहीं है। वहाँ पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, डीडीए, एमसीडी ये सारे केजरीवाल के अंडर नहीं आते, सब केंद्र सरकार के अंडर आते हैं। ग्रीन टैक्स लगता है वो भी मोदी जी का है। ग्रीन टैक्स जो लगाता है वो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लगता है। ये ऐसा है ना कि ट्रैफिक पुलिस है और 5 नंबर वाले हैं, इनसे बहुत परेशान है सर। यहाँ पे परेशान नहीं होंगे। हमारे लिए लास्ट लाइन रोड के भीतर चलने के लिए उसी में आगे उसी में रिक्शा है, तो अभी लाइन पास नहीं कर पाएगा सर, तो आगे घरों में चलाने का। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। भाई पास में कर लो, पास में। सादर नमस्कार सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो भी बंदा, जो भी आम आदमी पार्टी से जुड़ता है, कोई भी वर्कर, कोई भी कार्यकर्ता जुड़ता है, तो उसको दूसरी पार्टी वाला या कोई भी वर्कर या कोई भी, अगर आप तो मुफ्तखोरी की ओर बढ़ रहे हैं, आप तो मुफ्तखोरी की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें ना सर, ये हाँ ठीक है, आपका प्रश्न समझ में आ गया। तो मैं ये मतलब हम लोग अगर हम किसी वर्कर को या किसी को समझाना चाहें कि ठीक है आपका दिया हुआ टैक्सी आपको रिटर्न हो रहा है, तो लोग इस चीज़ को समझते नहीं है सर जल्दी। आप मंत्रालय में हैं तो उसमें तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखो ऐसा है, एक बारी पेपर हो रहा था, पेपर में आगे बैठे अरविंद केजरीवाल, पीछे बैठे, नाम नहीं बताऊंगा आप समझ जाओगे। और उन पहला क्वेश्चन आया कि हिमाचल प्रदेश में बिजली के लिए क्या करोगे? अरविंद केजरीवाल ने बोला, लिखा 24 घंटे बिजली दूंगा, 300 यूनिट बिजली सबको फ्री दूंगा। पीछे वाले ने क्या लिखा? 24 घंटे नहीं दूंगा, 125 यूनिट फ्री दूंगा और इलेक्शन तक दूंगा। अब ये बताओ, 300 यूनिट गलत, 125 ठीक। वाह भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। मतलब जिसने अकल से लिखा वो गलत, जिसने नकल मारी वो ठीक।
दूसरा क्वेश्चन, कहते पानी के लिए क्या करोगे हिमाचल प्रदेश में? कि भगवान ने हिमाचल प्रदेश को खूब पानी दिया है, मैं हिमाचल के सभी लोगों को मुफ्त पानी 24 घंटे पानी दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा। पीछे वाले ने क्या लिखा? 24 घंटे का पता नहीं जी, वो मेरे बस की नहीं जी, वो मैं कर नहीं सकता जी, पर हाँ कुछ लोगों को मैं फ्री दूंगा और इलेक्शन तक दूंगा। मतलब वो ठीक है। अरे हद हो गई, नकल मार रहा है भाई, नकल तो करता ठीक से कर लेता। फिर प्रश्न आया, महिलाओं की बस यात्रा के लिए क्या करोगे? अरविंद केजरीवाल ने लिखा, जैसे दिल्ली में 4 साल हो गए जी, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त होगी, सबके लिए, सारी। पीछे वाले नकल मारने वाले ने क्या लिखा? नकल मार रहा था ना, कहते मैं भी दूंगा परंतु आधी। मतलब पोंटा साहिब से अगर शिमला जाना है, आपकी बस का किराया 200 रुपये है, 100 रुपये आप दोगे, 100 रुपये सरकार देगी। आपको 50 किलोमीटर जाना है तो 25 किलोमीटर के पैसे आप दोगे, नहीं तो 25 के वो देंगे। बताओ जी, आधा यात्रा फ्री होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए? जोर से बोलो, महिलाएं बोलेंगे। पूरी होनी चाहिए ना? कहते आधी ठीक है, और कब तक दोगे? कब तक? इलेक्शन तक। अरे नकल मारने वाला ठीक और अकल वाला गलत, और हद तो तब हो गई जब पूछ लिया कि आपका नाम क्या है, तो आगे वाले ने लिखा अरविंद केजरीवाल, और पीछे वाले ने क्या लिखा? अरविंद केजरीवाल। तो आएगा कौन? अरविंद केजरीवाल। भाई साहब, ये जो सिखा रहे हैं ना फ्री में, गलत होता है। आप में से एक आदमी खड़ा हो जाओ, एक जो टैक्स नहीं देता। कोई एक आदमी है जो टैक्स नहीं देता? सब के सब देते। कल एक बच्चा खड़ा हो गया था, 12-14 साल का था, कहते मैं नहीं देता। मैंने टॉफ़ी लेता है, कहते हाँ जी, मैंने उस पर भी टैक्स लगता है। कहते फिर तो मैं भी देता हूँ। मैंने बिस्कुट लेता है, कहते हाँ जी, मैंने उस पर भी टैक्स लगता है। तो बच्चा भी टैक्स देता है अगर मार्केट से छोटी सी चीज़ भी खरीद के लाए। अब एक बात सुनो, एक नेताजी को पकड़ के लाते हैं किसी से, कोई नेता टाइप है, आप आ जाओ। हाँ, अब ये एक हमारे को लड़का है जी, सब लोग 100-100 रुपये दे दो उसको। सब ने 100-100 रुपये दे दिए। अब 1000 लोग थे, 1 लाख इकट्ठे हो गए 1 लाख इकट्ठे। ये किसके पैसे हैं? किसके? जोर से बोलो। आपके। और ये कहता है फ्री में कुछ नहीं दूंगा। अब इस हॉल के अंदर आ रहे हो, किराया दो, कुर्सी का किराया दो, पंखा चल रहा है इसका पैसा अलग से दो। अरे 100-100 रुपये किस बात के दिए थे भाई? अरे उस पैसे का मालिक ये नहीं है, जनता मालिक है। क्या करते हैं ये? अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीद लेगा, हैं? अपने बच्चों को विदेश पढ़ाएगा, अपने लिए 10-10 गाड़ियाँ रखेगा, और आप क्या कहोगे? हमारे लिए फ्री में नहीं होना चाहिए कुछ भी। हद हो गई। कहाँ गए भाई साहब? खड़े हो जाओ। जो पूछा था क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कुछ अरे भाई साहब, आपके पैसे पे ऐश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने पहली बार ऐसा काम किया, नेताओं को 4000 यूनिट महीना फ्री मिलती है। जो एमपी बनते हैं ना, हमने कहा भी जनता को भी फ्री में देंगे। कहते उसके ड्राइवर को नहीं मिलनी चाहिए, एमपी साहब को मिलनी चाहिए। वाह भी वाह। जिस जनता ने पैसे दिए उसको फ्री में नहीं मिलनी चाहिए, इस नेताजी को मिलनी चाहिए। बुरा मत मानना, वैसे बना रहा हूँ। असली वाला नेता नहीं है, नकली वाला बनाया। हमने पानी फ्री कर दिया, हमने महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी, और सबसे जरूरी हमने एजुकेशन फ्री कर दी, हमने सबकी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री कर दी। उसमें गलत क्या किया ये तो बता दो। एक आदमी खड़ा होकर बताए। भाई शिक्षा फ्री नहीं होनी चाहिए, एक आदमी खड़ा होकर बताओ।
ये नेता लोग बोलेंगे कि जनता की शिक्षा फ्री नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छी शिक्षा फ्री हो गई तो बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे ना कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो। हम तो खुद कह रहे क्वेश्चन पूछो, ये नेता आप जवाब देंगे। चलो मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री को बुलाना, कहते क्वेश्चन पूछो, पता लगेगा। आप भाई साहब उधर विदेश में रह के आए हैं, खड़े हो जाना एक बारी। एक चीज़ बताओ, दुनिया के, माइक नहीं देना, दुनिया के कुछ देशों के नाम बताओ जो डेवलप हो गए। जोर से बोलो, वैसे कोई भी बोल दे, कोई भी, माइक नहीं चाहिए। USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, जर्मनी और न्यूजीलैंड। आप ना ऐसा करना, लिस्ट बनाते जाना, बनाते जाना, बनाते जाना। सबके अंदर कॉमन क्या मिलेगा? सबसे ज़्यादा कॉमन क्या मिलेगा? क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं। आपकी कितनी टांगे हैं? 2, एक है एजुकेशन और एक है हेल्थ केयर। अगर ये 2 टांगे ठीक नहीं होंगी ना भाई साहब, चल नहीं सकते। जो देश तरक्की कर गए वो तो फ्री दे रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं? फ्री नहीं देनी चाहिए। बताओ जी, अच्छी शिक्षा फ्री देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? सबको देनी चाहिए। आपको एक एग्जांपल बताता हूं। दिल्ली की बाउंड्री के अंदर अगर किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए, उसको किसी भी अस्पताल में ले जाओ, छोटे में, बड़े में, मैक्स, फोर्टिस, अपोलो, कहीं ले जाओ, 1 लाख रुपए खर्च हो या 50 लाख रुपए खर्च हो, दिल्ली सरकार खर्च करती है। अब उसका इलाज फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, बस। अरे भाई साहब, वो नेताजी के पास जो पैसा है आप ही का है, और आप ही के ऊपर खर्च होना चाहिए, ध्यान रखना। अब समझ में आ गया जी? कुछ और बताना है? क्लियर है? समझा देना। धन्यवाद। नमस्कार जी। हाँ जी। सर, मैं यहाँ से भारतीय किसान को प्रदान करता हूँ। मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ से। सर, हमारे हिमाचल प्रदेश में जो किसानों की दशा है वो बहुत दयनीय है। पहली बात तो सर, हमारे पास यहाँ अच्छे बीज नहीं है बोने के लिए। किसान अपनी मेहनत से बाहर से बीज लाकर उसको तो किसी भी तरीके से बोता है, फिर फसल बेचने के लिए कोई विकल्प नहीं है, फसल बिकती नहीं है। और हमारे पास यहाँ पे सर खाद, DAP, यूरिया वो लास्ट में आता है सर। पहले हरियाणा, पंजाब का कोटा पूरा होता है, लास्ट में सर यहाँ पे पहुँचता है। इसी प्रकार सर लेबर है, लेबर भी सर हमारे पास यहाँ लास्ट में आती है। हम चारों तरफ से सर परेशान हैं। और सर हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स हैं सर, ट्रैक्टर हो गया और इम्प्लीमेंट्स हो गए सर, वो बाहरी राज्यों से, हरियाणा, पंजाब से यहाँ पे 50,000 रुपये महंगे हैं, और फसल हमारी बिकती नहीं है। हमें गन्ना जाके यूपी में बेचना पड़ता है, गेहूँ और धान जाके हरियाणा में बेचना पड़ते हैं। अब पिछले साल से धान के सीजन से, चलो मोदी भाई जी मेहनत हुई है, हमारे धान की फसल बिकी है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार हिमाचल में आती है, हिमाचल प्रदेश में, तो आप हमारे किसानों के लिए क्या विकल्प लेके आएंगे? क्या कुछ नया करेंगे? देखो, हिमाचल प्रदेश में ना कई राज्यों में एक ही तरह की खेती होती है, सबका एक ही तरह की प्रॉब्लम है। पर हिमाचल प्रदेश में जो मुझे समझ में आया है, मोटा मोटा 4 तरह की है। एक पहाड़ी क्षेत्र है, बड़ा ऊंचे क्षेत्र में एप्पल होता है, नाशपाती होती हैं, आलू बुखारा होता है, इस तरह मतलब कई चीज़ें होती हैं। दूसरी जगह सिट्रस फ्रूट, कांगड़ा की तरफ सिट्रस फ्रूट की खेती होती है। सोलन की तरफ सब्जियां होती हैं, और इधर जो थोड़ा मैदानी इलाका है, यहाँ पे गेहूँ, चावल, गन्ना, सब चीज़ें होती हैं। 4 तरह की चीज़ें हैं। इन सब का सॉल्यूशन एक है, अलग अलग नहीं है। पहली चीज़, सरकार जो भी मदद करे सबकी करे। ऐसा नहीं हो सकता कि जी एप्लीकेशन लगा दो, हम आपको सब्सिडी देंगे, पर कब देंगे? 10 साल बाद देंगे, उसका क्या फ़ायदा? उसको समय अनुसार महीने भर में, 2 महीने में अंदर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, सबको देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, मैं आपके साथ अलग से भी बैठ जाऊंगा, समझा भी दूंगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर कृषि के अंदर
5 गुना, कम से कम कह रहा हूँ 5 गुना उपज के चांसेस हैं। और नोटी जी ने मास्टर प्लान बना रखा है, इनको पता है। 5 गुना मैं कम कह रहा हूँ क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा। चाहो तो गूगल सर्च कर लेना घर जाके, फसल का नाम लिखना, हिंदुस्तान में प्रति हेक्टेयर कितनी होती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा कितनी होती है। 10 गुने का फ़र्क है हर आइटम के अंदर, कोई 10 गुना, कुछ आइटम में 25 गुने का फ़र्क है। मतलब यहाँ पर 1 टन होती है तो वहाँ 25 टन होती है उतनी जगह में ही। अब करते क्यों नहीं है भाई? करे तो तब जब कोई डर हो। डर किसका हो भाई साहब? इनको नेताजी बना दिया। 1 मिनट आ जाओ। इन्हें डर किससे होगा? इस जनता से। जनता से तो डरते ही नहीं ना ये, तो इसलिए काम भी नहीं करते। 5 साल दिखाई नहीं देते। तो अब चक्कर क्या है? आपकी उपज को 5 गुना करने के लिए, मैं 25 गुना नहीं कह रहा, 10 गुना नहीं कह रहा, 5 गुना करने के लिए 5-7 साल सरकार को पूरी सपोर्ट करनी पड़ेगी। 5 से 7 साल। अरे भाई आपने नया तरह का माला पौधा लगाया, अब उससे 2 साल के बाद फल आना चालू होगा। अब 2 साल तक क्या खाओगे? तो 2 साल सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। कोई चीज़ ऐसी है कि 2 साल बाद आना तो स्टार्ट होगा पर पूरी फसल आने में 5 साल लगते हैं, तो 5 साल तक सपोर्ट करना पड़ेगा। तो सरकार को 5 साल 7 साल तक सपोर्ट करना पड़ेगा। इनकम को 5 गुना किया जा सकता है, बड़े आसानी से किया जा सकता है। और चाहो तो नोटी जी के साथ बैठ जाना अगर मैंने एक शब्द भी गलत बताया हो तो हम हिमाचल प्रदेश में जो पहले प्रश्न का उत्तर दिया था, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाएंगे ताकि गरीबी ख़त्म हो, बेरोजगारी ख़त्म हो और नौकरियां यहाँ पर बहुतायत में निकलें। वही सबका इलाज है सर। मैं रामलाल परमार, फाउंडर मेंबर ऑफ पार्टी हिमाचल प्रदेश एंड एक्स कन्वीनर नॉन कॉन्स्टिट्यूएंसी। गुरु की पवित्र धरती पर जैसा मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मेरा जो प्रश्न है ये पूरे हिमाचल के संदर्भ में है। हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। 65 से 70 हज़ार करोड़ का हिमाचल वासियों पे ऋण है। और मेरा एक सुझाव है, अगर आपको उचित लगे इस पे मंथन करना, विचार करना, अगर हिमाचल में, इस प्रदेश में जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन पूरे हिंदुस्तान में अगर आप इस प्रदेश में चिंतन करें और इसको अमली जामा पहनाने का ईमानदार प्रयास करें, 8th क्लास के बाद +2 तक बच्चा जो है कंसर्न फील्ड में डाल दिया जाए। जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सरकारी पूरे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट हर एक आदमी को नौकरी नहीं दे सकती, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं मिल सकती। अगर जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन 8th ऑनवर्ड्स 8वीं से बाद आप इसको हिमाचल में एक्सपेरिमेंट करें और इस पर नीति निर्धारण करें, जैसा उचित समझे, मेरा बताना फर्ज है। दूसरा, 65 से 70 हज़ार करोड़ का जो ऋण है हिमाचल प्रदेश के पास, एक इसका ब्लूप्रिंट तैयार करें कि आने वाले 5 सालों में और 15 सालों में आप एक ईमानदार प्रयास कैसे करें। और ग्राउंड रियलिटीज, इट शुड अपीयर दैट जस्टिस हैज बीन डन, लगना भी चाहिए। हिमाचल की मैं फिर रिपीट करता हूँ, कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। दिल्ली हम 1 हफ्ते में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी घूम सकते हैं, हिमाचल में कम से कम 1 साल लग जाता है, कहीं पैदल भी चलना पड़ता है कुछ भी। तो कृपया इस पे विचार करें। हिमाचल के पूरे प्रदेश के विषय में मेरा ये प्रश्न है, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन पे इस पे चिंतन करें। और एक पूरे हिंदुस्तान की तारीख में ये प्रदेश अगर जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन पे आपने इसको अपनी जामा पहना दिया तो मेरा ख्याल है कि विश्व का ये पहला हमारा राज्य होगा पूरे दुनिया में। और इसी के साथ मैं करता हूँ, और ये पूरे हिमाचल की आवाज़ है। मैं 2015 में पालम में हमने एक हफ्ता लगाया था, भावना गौड़ की बनी थी, और डॉक्टर परमार के परिवार से मैं संबंध रखता हूँ। आप पार्टी
पार्टी के सिस्टम विद ए डिफरेंस। मैंने कोई पार्टी नहीं आज तक ज्वाइन की थी, मैं हेल्थ से रिटायर हूँ, चीफ फार्मासिस्ट, लेकिन मेरी जो वो है मेरा जेन्युइन पर्सन है। इस पे अगर आप प्रकाश डालेंगे, मेरा ख्याल है पूरे हिमाचली इन उत्तरों से अगर आप इफ यू कैन बिकम ए फोर्स टू रेकन विद आप पार्टी विद, तो ये बहुत बड़ी पूरे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। देखिएगा, परमार साहब ने जो सुझाव दिया है बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव है और दिल्ली में हमने इसका पालन करना स्टार्ट कर दिया है। हम बच्चों को नौकरी के लिए नहीं, सिर्फ हम उनको बिज़नेस के लिए भी तैयार कर रहे हैं। बिज़नेस ब्लास्टर्स टीवी पे देखते होंगे आप। 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं, 12वीं क्लास के बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि कैसे बिज़नेस चालू किया जा सकता है और हज़ारों बच्चों ने अपने छोटे छोटे बिज़नेस आइडियाज़ बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसको पूरी दुनिया के नेता लोग, पूरी दुनिया से लोग आके बात कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, सोच भी नहीं सकते। और उस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, हिमाचल के अंदर करेंगे और आपकी बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा काम कराएंगे जी, एक टेबल नीचे उतरवा देंगे, टेबल नीचे रखवा दो, किसी बोलते हैं। हाँ जी, पूछो पूछो। पहले तो मैं भावुक हूँ अपनी शब्द, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे जो लोकल नेता है वो भी हमारे साथ इस तरह से बात नहीं करते। अगर हमें लोकल नेता के पास भी कोई बात पहुंचानी है तो हमें पीए के थ्रू या किसी थ्रू बात वहाँ तक पहुंचानी पड़ती है। यहाँ तक ये हाल है कि हम डायरेक्ट बात भी नहीं कर सकते। और ये पहली बार मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े मंत्रालय के मंत्री हमारे साथ फेस टू फेस बातें कर रहे हैं और इसके लिए जिगरा चाहिए, नॉलेज चाहिए और ईमानदारी चाहिए, जो सबसे बड़ी बात है। यही कारण है कि आज मंत्री जी यहाँ पर खड़े हैं। और अभी जो मेरा सवाल है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर जो स्वास्थ्य की कंडीशन है, जो हॉस्पिटल्स की कंडीशन है, वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। अगर कोई भी थोड़ी सी भी सीरियस प्रॉब्लम होती है तो या तो सभी पोंडा वासियों को देहरादून भागना पड़ता है या फिर यमुनानगर भागना पड़ता है। यहाँ पर भी यमुनानगर में भी हमें बहुत अच्छी सुविधा नहीं मिलती। तो दिल्ली में तो हमने सुना कि मोहल्ला क्लिनिक है, उन्होंने ऐसा वहाँ पर सिस्टम बन गया है कि प्राइवेट अस्पतालों को भी फेल कर दिया है। तो क्या ऐसा विजन हमारे पांडा साहिब के लिए, क्योंकि मैं स्थान से ही कहूँगा। अभी एक काम करते हैं, अरे अभी ना मैं आपको समझाने के लिए काम करता हूँ, 2-3 लोगों को ऊपर बुलाता हूँ। आप मैडम ऊपर आ जाओ, ये पटका उतार के आना। आप भी आ जाओ। नहीं आगे वाले नहीं, आप पीछे पीछे तुसी आ जाओ। समझाना आसान रहेगा इसलिए बुलाया इनको, बुरा मत मानना जी, मैं जो बता दूँ। अच्छा जी, देखो जी, इनका नाम है डॉक्टर बीजेपी और इनका नाम है डॉक्टर कांग्रेस। पहचान लोगे? देखने में क्या लग रहा है? दोनों बहनें लग रही है ना, नहीं लगती है? एक क्या बात होती है, एक कहते हैं वो मोसेरे भाई वाली कहानी सुनी है आपने? मोसेरे क्या होते हैं? नहीं, ऐसे गंदी बात नहीं बोलते। मोसेरे भाई होते हैं ना, तो ये दोनों मोसेरी बहनें हैं। एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है। अब आप क्या करो भाई, एक मरीज भी चाहिए कोई, एक मरीज को बुलाओ। तू तो जवान लग रहा है यार। ये उतार के, पट्टा उतार के आना, पट्टा उतार के। अब देखो जी, डॉक्टर कांग्रेस, डॉक्टर बीजेपी, ये मरीज हैं, इनकी टांग टूट गई। टांग टूट गई ना, अब डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर कांग्रेस करना क्या चाहिए था बताओ? टांग का ऑपरेशन करना था, प्लास्टर करना था, और इन्होंने क्या किया? सरदर्द की गोली दे दी कि जाओ। क्या किया?
सर दर्द की गोली दी, घर चले जाओ। अब इनकी बारी कब आई? 5 साल के बाद। कहते अच्छा मेरे टांग का इलाज नहीं किया, मैं डॉक्टर को बदल देता हूँ। क्या किया? डॉक्टर बदल दिया। किसके पास गए? डॉक्टर बीजेपी। अब डॉक्टर बीजेपी ने क्या किया? प्लास्टर नहीं किया, ऑपरेशन भी नहीं किया, उसने पेट दर्द की दवाई दे दी। अब ठीक हो जाएगी टांग? नहीं होगी। अब 5 साल के बाद फिर क्या हुआ? कहते इनको बदल दो तो कहाँ जाएं? बताओ। अरे वापस डॉक्टर कांग्रेस, डॉक्टर कांग्रेस से फिर डॉक्टर बीजेपी, डॉक्टर बीजेपी से डॉक्टर कांग्रेस। और ये दोनों कौन है? मौसेरी बहनें हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। खोटा सिक्का है, उसके दोनों पहलू हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इनको बनाओ या इनको बनाओ। आप भी आ जाओ जी ऊपर एक बारी, आ जाओ। आप इनके साथ बैठे थे, आप आ जाओ। टोपी लगा देना इनको। आप टोपी लगा लो जी। इथे आओ जी, इथे इधर आओ। अब बताओ जी, ये हमारे मरीज हैं। 10 बारी बदल के देख लिया डॉक्टर। डॉक्टर कांग्रेस भी 10 बारी, डॉक्टर बीजेपी भी 10 बारी, ठीक नहीं किया। अब की बारी एक मौका है, डॉक्टर आप आ गए। तो एक मौका भाई, इन दोनों को तो आजमा रखा है ना, खराब है ही। और दोनों मौसेरी बहनें भी हैं, तो बदल दो। क्या नुकसान हो जाएगा आपका? कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो इस बारी डॉक्टर, क्या नाम है आपका? अरविंद। डॉक्टर आप? हाँ जी। क्या नाम है? डॉक्टर आप? हाँ जी, डॉक्टर आप। हाँ, तो इस बारी डॉक्टर आपको वोट दे देना। तो एक मौका इन दोनों को हटाने का है, और ये मौका मिला है आपको। अगर मौका नहीं दिया तो देख लेना, ये दोनों एक ही हैं। और रोज़ क्या कहती हैं बीजेपी वाली? क्या कहती है? हमें तीसरे डॉक्टर की ज़रूरत है, तीसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं, कहते हैं ना। और कांग्रेस वाले क्या कहते हैं? हम दोनों ही ठीक है जी, बस इनका राज या इनका राज। भाई साहब 40 साल बीजेपी में रहे, गलत तो नहीं कहा मैंने? 1 मिनट खड़े होकर बोल दो, सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? खड़े होकर बता दो ना, सही कह रहा हूँ ना? दोनों मौसेरी बहनें हैं, कोई फ़र्क है? जनता का काम नहीं होता, इनका हो जाता है। तो बस मैं यही कहूँगा, इस बार ये डॉक्टर बदल दो। धन्यवाद, आप नहीं जा सकते। आप लोगों को मौका मिला है, अगर नहीं मौके का फ़ायदा उठाया तो ये बीजेपी और कांग्रेस जैसे आपको 50 साल से ठग रहे हैं ना, आगे भी ऐसे ठगते रहेंगे। इन लोगों को बीजेपी वालों कहते हैं ना, बहुत उनका वो होता है। दिल्ली के अंदर हमने 3 बार हराया इनको। अकेली सरकार है। आजकल आपके यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री जी जगह जगह जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? शिलान्यास। क्या करते हैं? शिलान्यास किसका होता है? जो काम नहीं हुआ होता। क्या कहते हैं आगे? आपके क्षेत्र में 100 करोड़ का ये शिलान्यास किया गया, दूसरे क्षेत्र में 200 करोड़ का किया गया शिलान्यास। उनसे कभी काम अब तक क्यों नहीं किया था? कहते हैं हम बिजी थे जी। बिजी किस चीज़ में थे? कहते पेपर लीक कर रहे थे। यही तो कर रहे थे ना। 5 साल तो पेपर लीक करने में निकाल दिए, घोटाले करने में निकाल दिए। ये भाई साहब आरटीआई सारी लेके बैठे हैं, सारे दिखाएंगे आपको क्या क्या किया इन्होंने। अब कह रहे हैं हम आगे काम करेंगे। अरे हद हो गई। तुमने सारे साल पढ़ाई करी, पेपर लिखने का टाइम आया, अगली बारी करेंगे जी, तो नंबर क्या मिलेंगे? 0। अंडा मिलेगा ना। भाई साहब इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर काम किया होता, 2020 में दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, अरविंद केजरीवाल जनता के पास गए, उन्होंने वोट नहीं मांगा। क्या कहा? अगर मैंने 5 साल काम किया है तो वोट देना, वरना वोट मत देना।
क्योंकि काम किया था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, हम आगे करेंगे। कहते भाई क्यों करोगे, केजरीवाल आ रहा है ना। कह तो रहा हूँ, कहते केजरीवाल आ रहा है ना, इसलिए करेंगे। अब मौका चूकना नहीं है। अगर मौका चूक गए फिर पता नहीं कब आएगा। मैं आपसे हाथ उठवाना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने इतनी देर में मन बना लिया है कि भाई आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, अपना हाथ ऊपर कर लो। भाई साहब मीडिया वाले देख लो जरा पीछे, फोटो खींच लो सबकी एक बारी। आ दो। अरे भाई कमाल हो गया। ऐसा है, एक हाथ बोला था, कईयों ने दो दो उठा लिए। अब करना क्या है, मैं देखो आपको पावर बता रहा हूं आपकी। अगर यहां पे बैठे हुए किसी भी आदमी को, यहां पे बैठे हुए किसी भी आदमी को, बाहर खड़े हुए किसी भी आदमी को इलेक्शन वाले दिन एक बटन दबा दिया ना, तो आप उसको एमएलए बना सकते हो, उसकी सरकार बना सकते हो। पता है ये बात? एटम बम में पावर नहीं होती, पावर होती है उसके बटन में। और वो बटन किसके हाथ में है? जोर से बोलो। आपके हाथ में। आप हैं क्या? मेरे हाथ में बोलो कि मेरे हाथ में है। तो वो बटन किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। दिल्ली में 2013 में मैंने इलेक्शन लड़ा जी। मैं घर घर जाता था, मेरी असेंबली में कहते थे सत्येंद्र जैन को 1000 वोट तो मिल जाएगी। जीतेगा नहीं, मतलब 1000 वोट तो मिल जाएगी। मैं हर एक के पास जाता था, नमस्ते करता था, बस मैं एक ही बात कहता था कि जी बाकी दुनिया को छोड़ दो, जो आपको ठीक लगे वो कर देना। क्या कहता था? बाकी दुनिया को छोड़ दो, अगर आपका मन ठुकता है तो मुझे वोट दे देना। जिसको कहते थे 1000 वोट मिलेगी, वो जीत गया। जितने लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं मेरी जनसभा में कभी नहीं आए, और मैं 3-3 बारी जीता हूं, एक बारी नहीं जीता। आपको अपनी पावर नहीं पता। हनुमान जी के पास कितनी ताकत थी, किसने बताई? जामवंत ने। मैं जामवंत हूँ, आप सारे हनुमान जी हो, तो आपकी ताकत बताने आया हूँ मैं। आपके बटन की जो ताकत है, जो आप बटन दबाएंगे उस बटन से सब कुछ बदल सकता है। पहले तो जो आपने निश्चय कर लिया कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, पक्का कर लो। उसके बाद अगर कहीं भी जाते हो ना, 2-4 लोगों को साथ लेके जाओ तो अच्छा लगता है। अब करना क्या है भाई? जिसने एक हाथ उठाया 5 परिवार, जिसने 2 हाथ उठाए 10 परिवार। क्या करना है? उनको कहना भाई वोट देनी है आम आदमी पार्टी को। वो भाई साहब कह रहे थे प्रचार, अब हमारा पक्का है कि उनका पक्का है? जिता दोगे नहीं जिता दोगे? अभी कैंडिडेट भी फाइनल कर रहा हूं मैं यहाँ पे, चिंता मत करना, कैंडिडेट का नाम बता के जाऊंगा आपको। तो सभी लोग कम से कम है ये। अब ये भाई साहब कहेंगे 10 परिवार क्या होता है, मैं तो 200 करा दूंगा। 200 करा देना, कम से कम 10। होता क्या है, शादी हो गई, शादी में कितने लोग आए थे? खड़े हो जाओ। 1000। बताओ जी, इस मुंडे की शादी में 1000 बंदे आए सी, तो 1000 वोट नहीं डलवा सकता ये? बताओ। चलो मैं और बात बताता हूं आपको, इधर आ जाओ। मान लो हम कहते हैं भाई झाड़ू ये पकड़ेगा, इसको टिकट दे दिया, कितनी वोट लेके आओगे? अपनी पर्सनल, बाकी छोड़ दो। अगर तुम्हें टिकट दे दे तो पर्सनल कितनी वोट लेके आओगे? 2 से 3000। वेरी गुड, नीचे जाओ। 3000 ये ले आएगा, 1000 वो ले आएगा। भाई साहब आप आ जाओ। अगर मैं आपको टिकट दे दूं, यहीं से बता दो, पर्सनल वोट कितनी लेके आओगे? 1200 वोट लेके आएंगे।
अरे कुल कितनी वोट चाहिए? 25,000। तो इस हॉल में बैठे हुए लोग एक असेंबली नहीं, कम से कम 5 असेंबली जिता सकते हैं। हनुमान जी को नहीं पता था उनके अंदर इतनी बड़ी ताकत है, कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी छोटा हो जाए। ऐसे हमारे मतदाता को नहीं पता कि ताकत तो उनके पास है। वो कहते नेताजी के पास है। नेता काहे का नेता? अरे ताकत दिखाओगे तभी तो ताकत है। एक बार इन सारे पुराने नेताओं को हटा दो तो आपके चरणों में पड़े हुए मिलेंगे सारे के सारे। अभी आप कह रहे थे ना कि छोटे से छोटा नेता भी उसके पीए से बात करनी पड़ती है, बड़े से बड़ा नेता आपके घर के बाहर खड़ा होगा। पर भाई साहब भेड़ नहीं बनना, ध्यान रखना। भेड़ की क्या खासियत होती है? उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। एक का कान पकड़ो उसके पीछे पीछे। सर आप मतदाता हो, जज हो। जज कौन होता है? जो सही को सही कहे, गलत को गलत कहे। एक बारी सही चुनाव करके देखो। अरे इतने सालों से आपको बेवकूफ बनाया है, एक बार तो ठीक करके देखो ना। आपने तो देना ही है, 50 लोगों से और दिलवाने हैं सारे से। तो मेरा ये कहना है कि इस हॉल में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, आज पक्का मन बना लो, अपने 10-10 फैमिली फिक्स कर लो, 20-20 कर लो, 25-25 कर लो, उनके साथ बात करो, समझाओ और उनका वोट डलवाना भी है, आम आदमी पार्टी को दिलवाना भी है। करा देंगे? धन्यवाद। अब मैं टिकट फाइनल कर देता हूँ। आज पोंटा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का नाम होगा, सारे खड़े हो जाओ जी। कैंडिडेट का नाम है, सबकी शक्लें देख लो ठीक से। आम आदमी पार्टी से पोंटा साहिब में जो कैंडिडेट है उसका नाम है झाड़ू। और आप लिख लेना, ऐतिहासिक जीत होगी पोंटा साहब से झाड़ू की। यहाँ पे नया इतिहास लिखा जाएगा कि पोंटा साहिब एक ऐसी जगह है जहाँ पे आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।